जब तक संविधान है, जब तक 16(4) संविधान में है, तब तक हम सब आरक्षण के लाभार्थियों को डॉक्टर आम्बेडकर के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। आइए इस पर जो थोड़ी बहुत चर्चा हुई है इस 16(4) पर या 10(3) पर, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लोकनाथ मिश्र संविधान सभा के सदस्य थे। यह चर्चा दिनांक 30 नवंबर 1948 को संविधान सभा में हुई है। लोकनाथ मिश्र कहते हैं खंड 3 अर्थात संविधान का खंड 16(4) पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है और लोकनाथ मिश्र संशोधन रखते हैं जिसमें खंड 3 जिसमें पिछड़े वर्ग के संबंध में नियुक्तियों के संबंध में आरक्षण का उल्लेख किया गया है, उसको वह अनावश्यक है, उसको मसौदे से निकाल दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि संविधान सभा में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का विरोध करने वाले भी बहुत सारे लोग उपस्थित थे। लोकनाथ मिश्र ने संशोधन रखा, यह अनुच्छेद का खंड अनावश्यक है, आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। और वह इसके समर्थनार्थ कहते हैं क्योंकि आरक्षण यदि दिया जाता है तो हम बैकवर्डनेस और इनएफिशिएंसी को पुरस्कृत कर रहे हैं। बैकवर्डनेस और इनएफिशिएंसी को हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। महाराष्ट्र से जन्मा हुआ सेव मेरिट सेव नेशन आंदोलन इसी आधार पर विरोध करता है आरक्षण का कि आरक्षण से मेरिट सफर होता है, आरक्षण से कार्यक्षमता निगेटिव दृष्टि से प्रभावित होती है। आरक्षण के लाभार्थी कार्यक्षम नहीं होते, मेरिटोरियस नहीं होते। यह 2021, 2020, 2019, 2018 की बात नहीं, 1948 में भी आरक्षण के लोग, आरक्षण प्राप्त लोग मेरिटोरियस नहीं होते, मेरिट प्राप्त नहीं होते, ऐसी बात संविधान सभा में भी कही गई थी। लोकनाथ मिश्र कहते हैं कि इससे बैकवर्डनेस पुरस्कृत होगा, हर कोई अपने आप को बैकवर्ड करने लगेगा और इससे इनएफिशिएंसी पुरस्कृत होगी, इन दुर्गुणों को प्रश्रय मिलेगा, इसलिए यह अनुच्छेद निकाल दिया जाना चाहिए। किसी भी नागरिक को मूलाधिकार के रूप में यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि शासन की नौकरियों का एक विशेष भाग मूलाधिकार के रूप में उसे प्राप्त हो। वह नहीं चाहते लोकनाथ मिश्र जैसे लोग कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसीयों को आरक्षण का मूलाधिकार प्राप्त हो। सरकारी सेवाओं में फंडामेंटल राइट्स के तौर पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, यह वह नहीं चाहते और इस प्रकार से लोकनाथ मिश्र पिछड़े वर्ग के आरक्षण का विरोध करते हैं। दूसरे सदस्य दामोदर स्वरूप सेठ यह भी आरक्षण का विरोध करते हैं और आरक्षण का विरोध करते हुए कहते हैं कि अनुच्छेद 10 का खंड 3 अर्थात संविधान के अनुच्छेद 16 का खंड 4 हटा दिया जाए। इसकी संविधान में जरूरत नहीं है, सैद्धांतिक दृष्टि से यह गलत है। क्या कहते हैं दामोदर स्वरूप सेठ? सैद्धांतिक दृष्टि से यह गलत है। पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण रखने का मतलब यह है कि न तो अच्छी हुकूमत रह जाएगी और न शासन संबंधी कार्य ही दक्षता पूर्वक चल पाएगा। फिर दोहराते हैं सेठ, जो लोकनाथ मिश्र कहते हैं वही बात कहते हैं। इट विल नॉट बी ए गुड गवर्नेंस। आरक्षण का मतलब होगा गुड गवर्नेंस नहीं होगा, सुशासन नहीं होगा और कार्यक्षम शासन भी नहीं होगा। इनएफिशिएंट गवर्नमेंट होगा, इनएफिशिएंट गवर्नेंस होगा। सुशासन नहीं, कार्यक्षम शासन नहीं। यदि कार्यक्षम शासन चाहिए, सुशासन चाहिए तो दामोदर स्वरूप सेठ कहते हैं कि आरक्षण का प्रावधान हटा देना चाहिए। दूसरी बात वह कहते हैं कि इससे कास्टिज्म और फेवरेटिज्म बढ़ेगा। कास्टिज्म और फेवरेटिज्म बढ़ेगा, संप्रदायवाद बढ़ेगा और भाई भतीजावाद बढ़ेगा। हर कोई कहेगा कि हम भी पिछड़े हुए हैं, कास्टिज्म बढ़ेगा
और आगे कहते हैं कि हम सेक्युलर स्टेट हैं। सेक्युलर स्टेट में इस प्रकार से सांप्रदायिक आधार पर किसी को, जाति के आधार पर किसी को आरक्षण देने की बात सेक्युलर स्टेट के विरुद्ध है। अलग अलग कारणों से कुछ लोग संविधान सभा में आरक्षण का विरोध करते रहे हैं। पंडित हृदयनाथ कुंजरू अलग प्रकार की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आरक्षण का सिद्धांत ठीक है, अच्छा है, गरीब है, बेचारे पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। हम गरीब है, पिछड़े हैं, वंचित है, शोषित है, मेहरबानी करके कुंजरू साहब हमें आरक्षण देना चाहते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं मेहरबानी नहीं है। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं यह हमारा मूलाधिकार है और इसीलिए 16(4) और 15(4) फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है। सरकार की मेहरबानी पर नहीं, किसी भी गवर्नमेंट की मेहरबानी पर नहीं, राज्य की मेहरबानी पर नहीं, शासन की मेहरबानी पर नहीं, पंडित हृदयनाथ कुंजरू की भी मेहरबानी पर नहीं। हक है। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं रिजर्वेशन इज आवर फंडामेंटल राइट और इसीलिए 16(4) संविधान में रखा गया। परंतु कुंजरू आगे कहते हैं ठीक है दे दीजिए, परंतु इसको 10 साल तक सीमित रखना चाहिए। ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजातियों को जो पॉलिटिकल आरक्षण दिया गया है, वह पॉलिटिकल आरक्षण केवल 10 साल के लिए दिया गया था और बाद में 10 साल की मर्यादा बढ़ती जा रही है। 2030 तक पॉलिटिकल आरक्षण अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए होगा। वही समय सीमा पंडित हृदयनाथ कुंजरू भी इस आरक्षण पर लगाना चाहते हैं। चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ओबीसीज को विधानसभा और लोकसभा के लिए पॉलिटिकल आरक्षण नहीं है। ओबीसीज को केवल 15(4) और 16(4) में ही शिक्षा में और रोजगार में, सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण है। महाराष्ट्र में फिलहाल ओबीसी का प्रश्न जो पंचायत राज के संबंध में है, वो बात अलग बात है। वो ऐसा है कि 1991-92 में, 94 में महाराष्ट्र में लागू हुआ, 1994 में 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, जिससे पंचायती राज की व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था बन गई। पंचायती राज व्यवस्था ने संविधान के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजातियों को और महिलाओं को संविधान के माध्यम से पंचायती राज में आरक्षण दिया, परंतु ओबीसीज को इस अनुच्छेद में आरक्षण नहीं था, इस संशोधन में आरक्षण नहीं था। केवल इतना कहा गया है यदि राज्य चाहे तो ओबीसीज को आरक्षण पंचायत राज में दे सकते हैं। महाराष्ट्र के बाहर पंचायत राज में ओबीसीज को आरक्षण है या नहीं मुझे जानकारी नहीं है, परंतु महाराष्ट्र में ओबीसी को जो पंचायत राज में आरक्षण दिया गया है, वह आरक्षण महाराष्ट्र शासन के शासनादेश से दिया गया आरक्षण है और उस पर भी 50% की सीमा लागू होने की वजह से सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि यह अतिरिक्त हो गया है, इसीलिए पंचायत राज की व्यवस्था में इस आरक्षण का सवाल खड़ा हो गया है। आइए इस परिप्रेक्ष्य में 16(4) के संबंध में या संविधान मसौदे के अनुच्छेद 10 के संबंध में डॉक्टर आम्बेडकर क्या कहते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर का शब्द संविधान सभा में अंतिम शब्द होता था। डॉक्टर आम्बेडकर के भाषण के बाद वह अनुच्छेद मत के लिए डाला जाता था और डॉक्टर आम्बेडकर कहते तो मान्य होता, डॉक्टर आम्बेडकर कहते कि मैं अस्वीकृत करता हूँ तो अस्वीकृत हो जाता था। ऐसी स्थिति है। डॉक्टर आम्बेडकर 30 नवंबर 1948 को इस अनुच्छेद पर भाषण देते हुए कहते हैं, बैकवर्ड शब्द का प्रयोजन क्या है। डॉक्टर आम्बेडकर ऐसा नहीं कहते, मैं कहता हूँ। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं मैंने संविधान सभा की अनुमति न होते हुए भी बैकवर्ड शब्द अनुच्छेद मसौदे के अनुच्छेद 10(3) में क्यों रखा है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका महत्व क्या है और इसे इस खास खंड में रखने की जरूरत क्या थी, यह मैं संविधान सभा को स्पष्ट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं
वह कहते हैं अनुच्छेद 16 के संबंध में इस संविधान सभा में और संविधान सभा के भी बाहर 3 प्रकार से दृष्टिकोण है अनुच्छेद 16 के संबंध में। मतलब अनुच्छेद 16(1), 16(2), 16(3) और 16(4) पूरा अनुच्छेद, इसके संबंध में 3 प्रकार के दृष्टिकोण है। और मसूदा समिति यह चाहती थी कि तीनों प्रकार के दृष्टिकोणों का समग्र विचार कर तीनों प्रकार के दृष्टिकोण रखने वाले सदस्यों का समाधान हो। ऐसा समाधान ढूंढने का प्रयास मसूदा समिति ने किया है और उसका इस प्रयास का फल मैं आपके सामने अनुच्छेद 10(1), 10(2) और 10(3) के रूप में रख रहा हूं, ऐसा डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं। कौन से 3 दृष्टिकोण थे? पहला दृष्टिकोण था सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त होनी चाहिए, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक जो अपने आप को उस पद के लिए, उस स्थान के लिए, सरकारी सेवा में उस पद के लिए, स्थान के लिए योग्य समझता है, उसे आवेदन करने का अधिकार हो, परीक्षा हो तो परीक्षा में उपस्थित होने का अधिकार हो, इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू में उपस्थित होने का हो, अपनी योग्यता सिद्ध करने का अधिकार हो और योग्यता के बल पर उस पद को प्राप्त करने का उसे अधिकार होना चाहिए। इसको कहते हैं इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स। इसमें आरक्षण का जिक्र नहीं है, इसलिए मैं इसको रिलेटिव इक्वेलिटी कहता हूँ। यह मांग करते हैं इक्वेलिटी तो होनी ही चाहिए, परंतु इक्वेलिटी की स्थापना के लिए यदि आरक्षण देना जरूरी हो तो आरक्षण देकर भी इक्वेलिटी के सिद्धांत की प्रस्तावना की जा सकती है, ऐसा यह दृष्टिकोण मानता है। दूसरा दृष्टिकोण जो था वह कहता था कि किसी वर्ग या संप्रदाय के पक्ष में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए। दूसरा पक्ष एब्सोल्यूट इक्वेलिटी की बात करता है। वो कहता है कि किसी भी पक्ष, किसी के भी संप्रदाय के पक्ष में आरक्षण बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सभी नागरिकों को यदि वह योग्य हो तो उन्हें समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, सिद्धांत को पूर्ण मात्रा में लागू करना चाहिए, एब्सोल्यूट इक्वेलिटी। पहला दृष्टिकोण आरक्षण के संबंध में जरा उदार दृष्टिकोण रखता है यदि समानता प्रस्तापित होती हो तो। दूसरा दृष्टिकोण बिल्कुल उदार दृष्टिकोण नहीं रहता, वो कहता है एब्सोल्यूट इक्वेलिटी, नो रिजर्वेशन। तीसरे दृष्टिकोण के संबंध में डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि बड़ा जनमत यह कहता है कि इस देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, शूद्र, यह बहुत बड़ा हिस्सा सदियों से शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व से वंचित रहा है। इन्हें कभी भी शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि उनका पिछड़ेपन की वजह से, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से शिक्षा में पिछड़ गए, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गए और उनको शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिला। क्या स्वतंत्र भारत में भी शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व से इन लोगों को वंचित रखा जाएगा? अब यह वर्ग शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं रहना चाहता और इसीलिए इस वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसे इस वर्ग की मांग है। यह वर्ग कहता है कि समानता का सिद्धांत बहुत अच्छा है, परंतु समानता का सिद्धांत यदि हमें प्रतिनिधित्व नहीं दे सकता, क्या कहते हैं यह वर्ग, समानता का सिद्धांत यदि हमें शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं दे सकता तो फिर समानता के सिद्धांत की प्रस्तावना करते समय हमें भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर इस समय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं करते, डॉक्टर अंबेडकर पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करते हैं।
तीन दृष्टिकोण, एक रिलेटिव इक्वालिटी, दो एब्सोल्यूट इक्वालिटी, तीन इक्वालिटी प्लस अभी तक जो वंचित है उनके लिए प्रतिनिधित्व। इन तीनों दृष्टिकोणों का समन्वय स्थापित कर तीनों का समाधान हो, ऐसा समाधान ढूंढने की जरूरत थी। इसीलिए इस समाधान को दृष्टि से अनुच्छेद 16(1) रखा गया और अनुच्छेद 16(3) रखा गया, क्योंकि मसौदा समिति के दृष्टि से यह सबसे अच्छा उपाय है, यह सबसे अच्छा मार्ग है। इससे और अधिक अच्छा मार्ग मसौदा समिति के दृष्टि से और अधिक नहीं हो सकता। और इस अनुच्छेद के चलते इस अनुच्छेद 10(1) में हम गारंटी देते हैं अवसर के समानता के सिद्धांत जीवंत रहेगा। इसकी 10(1) के माध्यम से अवसर के समानता के सिद्धांत का पालन होगा, इसकी गारंटी दी जाती है। और 10(3) के माध्यम से वंचितों को भी शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसकी भी गारंटी दी जाती है। तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3 में संतुलन है। क्या कहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? अनुच्छेद खंड 1 के माध्यम से हम संविधान में अवसर की समानता के सिद्धांत की प्रस्तावना कर रहे हैं, और 10(3) के माध्यम से हम वंचितों को शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिले, इसकी गारंटी देना चाहते हैं। फिर अब बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, वंचित स्थान मांग रहे, क्या इसके आगे जब भी नियुक्तियां होगी 100% आरक्षण दे दिया जाना चाहिए? 100% आरक्षण की बात 70 साल बाद आज भी की जा रही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सुनिए, ध्यान से सुनिए। डॉक्टर अम्बेडकर सवाल पूछते हैं संविधान सभा से, क्या वंचितों को स्थान मिले, प्रतिनिधित्व मिले, आरक्षण मिले, क्या 100% आरक्षण दिया जाना चाहिए? डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं यदि 100% आरक्षण दिया गया तो फिर संविधान में अनुच्छेद 16(1) रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मर जाएगा, समानता का सिद्धांत मर जाएगा, अवसर की समानता का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पर एक फिलॉसफी रखते हैं, आरक्षण क्यों? आरक्षण समानता प्रस्तापित करने के लिए आरक्षण, नौकरियां पाने के लिए आरक्षण नहीं, आर्थिक उन्नति के लिए आरक्षण नहीं, केवल प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण नहीं, प्रतिनिधित्व भी इसलिए कि आगे चलकर समानता प्रस्तापित हो। और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं और इस अनुच्छेद का मूल उद्देश्य अवसर की समानता का सिद्धांत प्रस्तापित करना है। 100% आरक्षण देने के बाद समानता के सिद्धांत की मृत्यु हो जाएगी। और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर अपने इस भाषण में कहते हैं कि समझो 70% आरक्षण दिया गया, समझो वंचितों को 70% आरक्षण दिया गया और 30% स्थान सामान्य प्रवर्ग के लिए रखे हैं, खुली प्रतियोगिता के लिए 30% स्थान रखे गए हैं, तो क्या यह उचित होगा? डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मेरी राय में अवसर की समानता के सिद्धांत को अमली रूप देने के लिए यह उचित नहीं होगा, सिद्धांत की हत्या हो जाएगी। 10(3) में दिया जा रहा आरक्षण 10(1) के अनुरूप होना चाहिए। 10(3) में दिया जाने वाला आरक्षण 10(1) के अनुरूप होना चाहिए। इसीलिए आरक्षण हमेशा मस्ट भी अल्पसंख्यक स्थानों तक सीमित होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं Let me give an illustration. Supposing, for instance, reservations were made for a community or a collection of communities, the total of which come to something like 70% of the total post under the state.
कुछ समुदायों को, एक समुदाय या कुछ समुदायों को जिनको हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उनको यदि राज्य की सेवाओं में 70% आरक्षण दिया गया तो, एंड ओनली 30% आर रिटेन्ड एज अनरिजर्व, और केवल 10% स्थान अनारक्षित रखे गए तो, could anybody say that the reservation of 30% as open to general competition would be satisfactory from the point of view of giving effect to the first principle, namely that there shall be equality of opportunity? तो क्या केवल 30% अनारक्षित स्थान रखकर हम यह कह सकेंगे कि हम इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत के साथ न्याय कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, इट कैनॉट बी इन माय जजमेंट, मेरे जजमेंट के अनुसार, मेरे निर्णय के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। देयरफॉर द सीट्स टू बी रिजर्व्ड, if the reservation is to be consistent with subclause 1 of the Article 10, must be confined to the minority of seats. डॉक्टर अंबेडकर 30 नवंबर 1948। फिर डॉक्टर अंबेडकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ऐसा होने पर ही अवसर की समानता के सिद्धांतों को संविधान में वास्तविक स्थान मिल सकेगा और वह व्यवहार में आ सकेगा। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मेरे ख्याल में एक तो अवसर की समानता को सिद्धांत को जगह देनी है और उन संप्रदाय की मांगों को संतुष्ट करना है जिन्हें राज्य की नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व अब तक प्राप्त नहीं हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। अनुच्छेद 16(4) भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं करता। अनुच्छेद 16(4) इस संदर्भ में मैं पढ़ना चाहूँगा डॉक्टर अंबेडकर जो कहते हैं, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों और पदों में आरक्षण के उपबंध के लिए निवारित नहीं करेगा। पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, संविधान का अनुच्छेद पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करता है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करता है। ओबीसी के लिए संविधान सभा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय केवल और केवल पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं करते। इसीलिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, इसीलिए प्रतिबंध मूलक शब्द, बैकवर्ड शब्द, यदि बैकवर्ड शब्द नहीं होता तो नागरिकों के वर्गों को आरक्षण मिलता, कौन से वर्ग मालूम नहीं, और इसीलिए प्रतिबंध के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा बैकवर्ड शब्द संविधान में रखा गया है। डॉक्टर अम्बेडकर आगे कहते हैं, संविधान का अनुच्छेद 16(4) यह अपवाद स्वरूप है, नियम 16(1) है, नियम 16(1) है और अपवाद स्वरूप यह है, और अपवाद स्वरूप इसलिए रखा गया है कि नियम व्यर्थ नहीं होना चाहिए, 16(1) व्यर्थ न हो, इसीलिए 16(4) के तहत अधीन दिया जाने वाला आरक्षण मस्ट बी of minority of seats, must be of minority of seats. डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, I am sure they will agree that, you will agree that unless you use some such qualifying phrase in favor of reservation, exception made in favor of reservation will ultimately will eat up the rule. यही कारण है कि मसौदा समिति ने अपनी जिम्मेदारी पर बैकवर्ड शब्द रखा है, जो मैं मानता हूँ कि इस सभा द्वारा स्वीकृत मिलाधिकारों में नहीं रखा गया था। अब बैकवर्ड कौन है? बैकवर्ड कौन है? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, इसका निर्धारण राज्य करेगा, राज्य जिनको बैकवर्ड कहेगा वो बैकवर्ड, परंतु राज्य कैसे निर्धारण करेगा? राज्य को बैकवर्ड समुदाय निर्धारित करना है, पिछड़ा वर्ग निर्धारित करना है तो 340 में जाना पड़ेगा।
और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 340 का प्रावधान रखा है कि 340 के माध्यम से आयोग नियुक्त किया जाएगा और आयोग बैकवर्ड वर्ग कौन है, पिछड़ा वर्ग कौन है, इसका निर्धारण करेगा। और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 340 रखा है। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, यदि सरकार आरक्षण की श्रेणी में बहुसंख्यक जगहों को शामिल करती हैं, यदि सरकार यह पर्याप्त प्रतिनिधित्व का जो डॉक्टर अम्बेडकर को अभिप्रेत है पर्याप्त प्रतिनिधित्व, उसको न स्वीकार करते हुए अपने दृष्टि से यदि 50% से आरक्षण दे देती है सरकार, तो डॉक्टर अम्बेडकर अपने भाषण में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जाकर इस आरक्षण को चुनौती दे सकता है। क्या कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर? सर्वोच्च न्यायालय में जाकर इस आरक्षण को चुनौती दे सकता है। यदि सरकार आरक्षण की श्रेणी में बहुसंख्यक जगहों को शामिल करती हैं, तो कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाकर यह कह सकता है कि इतना अधिक आरक्षित जगह रख दी गई है कि उससे अवसर की समानता का सिद्धांत का हनन कर दिया है, और तब न्यायालय निर्णय करेगा कि राज्य शासन ने समुचित रूप से विवेक से कार्य किया है या नहीं। इसका मतलब यह होता है कि यदि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो जाती है, तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर उस आरक्षण को चुनौती दे सकता है। किस आधार पर? इस आधार पर कि इससे अनुच्छेद के खंड 1 में जो अवसर की समानता का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है उसका हनन होता है, और इसीलिए अतिरिक्त आरक्षण को अनुचित घोषित किया जाए।